पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टीएस इलियट के द्वारा लिखी गई एक और पोइम जिसका नाम है जोरानसन। अगर हम जोरानसन की बात करते हैं तो इसको लिखा गया 1919 में और इसको पब्लिश कराया गया था 1920 में पोइम्स नाम के एक कलेक्शन में। अच्छा, ये जो पोइम है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी गई है। इस पोइम में टोटल 6 स्टेंजा है और इसको 3 वर्स में लिखा गया है। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? बोला गया है हु रोट द पोइम जोरानसन। ये जो जोरानसन पोइम है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, टीएस इलियट के द्वारा इसको लिखा गया। अगला क्वेश्चन है वेन वाज जोरानसन रिटन। ये जो पोइम है इनकी टीएस इलियट की जोरानसन, इसको कब लिखा गया? तो हमने क्या बताया, 1919 में इसको लिखा गया। अच्छा, यहीं पर एक क्वेश्चन है हमारा, आपको कमेंट करना है कि टीएस इलियट का ऐसा कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है जो 1922 में पब्लिश हुआ है। ठीक है, इसको आप कमेंट करके हमको बताइए। तीसरा क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जरा देखो। बोला गया इन विच कलेक्शन वाज जोरानसन पब्लिश्ड। जोरानसन जो पोइम है इनकी कौन से कलेक्शन में पब्लिश हुई थी 1920 में? तो पोइम्स नाम का एक कलेक्शन था, पोइम्स करके, ठीक है, जो कि 1920 में आया था। तो उसी में इस पोइम को भी पब्लिश कराया गया। चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या है? बोला गया है जिरोनसन इज रिटन इन विच पोएटिक फॉर्म। जो जिरोनसन है वो कौन से पोएटिक फॉर्म में लिखी गई है, आपको बताना है। तो इसका पोएटिक फॉर्म क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये, तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला 5वें नंबर का क्वेश्चन है। बोला गया हाउ मेनी स्टेंजाज आर देयर इन द पोएम जिरोनसन। जिरोनसन पोएम में टोटल कितने स्टेंजाज हैं? तो ये 6 स्टेंजा की पोएम है। अगला दी पोइम जेरोनसन इज रिटन इन। ये जो पोइम जेरोनसन है ये किस में लिखी गई, इसमें कौन सा मीटर यूज किया गया? तो ये फ्री वर्स में इसको लिखा गया है। 7वां क्वेश्चन है हमारा द टाइटल जेरोनसन इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। ये जो टाइटल है जेरोनसन वो कौन सी लैंग्वेज से ड्राइव करता है? तो ग्रीक लैंग्वेज से इसको लिया गया है। ठीक है, ध्यान बनाए रखना, जेरोनसन जो वर्ड है, शब्द है, वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। 8वें नंबर का क्वेश्चन है व्हाट डज द ग्रीक वर्ड जिरोन मीन्स। अब आपको बताना है कि जिरोन जो शब्द है इसका ग्रीक में क्या मीनिंग है? तो लिटिल ओल्ड मैन इसका मीनिंग है, अर्थ है। जिरोनसन रिप्रेजेंट्स विच टाइप ऑफ मैन। ये जो जिरोनसन है वो किस तरीके के आदमी को रिप्रेजेंट करता है? तो किस तरह के आदमी को ये रिप्रेजेंट करता है? मॉडर्न आदमी को, यानी कि मॉडर्न मैन। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 10 नंबर का क्वेश्चन The epigraph of the Joronson is taken from which Shakespeare play? बोला गया जोरानसन का एपिग्राफ शेक्सपियर के किस नाटक से लिया गया है? तो मेजर फॉर मेजर से इसका लिया गया है। डी ऑप्शन हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला लाइन है हमारी दी लाइन दाऊ। दाऊ का मतलब पोइट्री में यू होता है। दाऊ हैजेस्ट नॉर यूथ नॉर एज अपीयर इन विच पोइम। बोला गया कि तुम्हारे पास ना तो जवानी है और ना ही उम्र। ये लाइनें किस कविता की हैं? तो जेरोनसन की हैं। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। बोला गया है जेरोनसन सिंबलाइजेस द कंडीशन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन एज। जेरोनसन मॉडर्न सभ्यता की हालत को किस तरीके से दिखाता है? तो इसमें बिखरता हुआ, यानी कि डिसइंटीग्रेटिंग का मतलब होता है बिखरता हुआ। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला 13 नंबर का क्वेश्चन है कि द लाइफ ऑफ जेरोनसन एंड द कंटेम्परेरीज इज डिस्क्राइब्ड एज। जेरोनसन और उनके साथियों की जिंदगी को किस तरह बताया गया है? तो एकदम बेकार बताया गया, यूजलेस बताया गया। सी। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ देयर लाइफ। इनमें से कौन सी बात उनकी जिंदगी की खासियत नहीं है? तो तालमेल वाली हारमोनी। डी अकॉर्डिंग टू इलियट, टीएस इलियट के अनुसार सिविलाइजेशन कैन बी सेव्ड बाय रिवाइविंग क्रिश्चियन फेथ। सी ऑप्शन हो जाएगा। इलियट के अनुसार सभ्यता को फिर से जिंदा करके बचाया जा सकता है। कैसे? ईसाई धर्म से। 16 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। जेरोनसन फील्स दैट मॉडर्न मैन इज मैकेनिकल सिविलाइजेशन इज लाइक। 16 नंबर के क्वेश्चन में बताया गया जेरोनसन को लगता है कि मैकेनिकल सभ्यता में आज का इंसान ऐसा है। तो किस तरीके का है? पहिए का एक दांत। अ कॉग इन द व्हील। कॉग का मतलब होता है दांत। कॉग इन द व्हील। दांत से मतलब पहिए का एक वो नहीं होता है, तीली वगैरह होती है, उस तरीके से कह सकते हैं।
चक्र में। अगला, अकॉर्डिंग टू द पोइम द डिजनरेशन ऑफ सिविलाइजेशन इज कॉज्ड बाय। कविता के अनुसार डिजनरेशन का मतलब होता है पतन होना किसी चीज का, ठीक है। तो सभ्यता का पतन इसलिए होता है, तो कविता के अनुसार सभ्यता का पतन किस लिए होता है, यानी कि ईसा मसीह में विश्वास की कमी के कारण, लॉस ऑफ फेथ इन क्राइस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला गया है इन द पोएम हिस्ट्री इज डिस्क्राइब्ड एज। कविता में इतिहास को किस तरह बताया गया है, किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, तो डिसेप्टिव एंड कनिंग, बी ऑप्शन हो जाएगा। डिसेप्टिव का मतलब होता है धोखेबाज और कनिंग का मतलब होता है चालाक। 19 नंबर का क्वेश्चन है, हिस्ट्री इज कंपेयर टू विच फेमस हिस्टोरिकल फिगर। इतिहास की तुलना किस मशहूर ऐतिहासिक हस्ती से की गई है, तो क्लियोपैट्रा से, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अकॉर्डिंग टू जेरॉनसन रेशनलिज्म इज, 20 नंबर का क्वेश्चन है कि जेरॉनसन के अनुसार रेशनलिज्म क्या है, तो ये एक नो रेमेडी, रेशनलिज्म इज नो रेमेडी, उसके पास कोई रेमेडी नहीं है, कोई उपचार नहीं है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, जेरॉनसन लेमेंट्स द लॉस ऑफ हिज पैशन फॉर। जेरॉनसन अपने पैशन यानी कि जुनून के खोने का दुख मनाता है, तो अपनी मिस्ट्रेस के साथ, हिज मिस्ट्रेस, पैशन फॉर हिज मिस्ट्रेस। अकॉर्डिंग टू द पोइम ह्यूमन लाइफ इज, 22 नंबर का, और कविता के अनुसार इंसान की जिंदगी है तो कैसे मतलबहीन और बेकार, मीनिंगलेस एंड फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब बेकार। 23 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इलियट ओरिजिनली बेस्ड टू इंक्लूड जेरॉनसन इन विच फेमस पोइम। इलियट ओरिजिनली तरीके से, असल में जेरॉनसन को किस मशहूर कविता में शामिल करना चाहते थे, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा द वेस्टलैंड में, ठीक है। अब हम इसके वन लाइनर एमसीक्यूज को देख लेते हैं, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं यहीं से। बोला गया है जेरॉनसन इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो पहली बात आपको ये ध्यान बनाए रखना है, जेरॉनसन क्या है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, और किसके द्वारा लिखा गया, टीएस इलियट के द्वारा। और इस पोइम को लिखा गया 1919 में, और इस पोइम को पब्लिश कराया गया 1920 में, और कौन से कलेक्शन में, तो पोइम्स कलेक्शन में, ठीक है। इस जेरॉनसन में टोटल कितने स्टेंजा हैं, 6 स्टेंजा हैं, और इस पोइम को फ्री वर्स में लिखा गया है। ये जो जेरॉनसन टाइटल है वो कहां से ड्राइव करता है, ग्रीक वर्ड एक है जिरोन, उससे ये टाइटल जो है ड्राइव किया गया, लिया गया है। और जिरोन का मतलब होता है ग्रीक में अ लिटिल ओल्ड मैन। क्लियर हो गया इतना। अब 8 नंबर का क्वेश्चन देखो, जेरॉनसन रिप्रेजेंट द मॉडर्न मैन, और अगर पूरे वर्ड की बात करें तो ये जो जेरॉनसन है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एक मॉडर्न मैन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, किसको, मॉडर्न मैन को। अगला क्वेश्चन है, द मॉडर्न मैन इन द पोएम इज शोन इन अ स्टेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो कविता में आधुनिक व्यक्ति की जो स्थिति है वो कैसी दिखाई गई है, तो डिसइंटीग्रेशन में दिखाई गई है, ठीक है। कैसी स्थिति दिखाई गई है, डिसइंटीग्रेशन। अच्छा, डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, आधुनिक मनुष्य का विघटन, पतन, ये कह सकते हो, ठीक है। जेरॉनसन रिकॉल करता है द मेमोरी एंड डिजायर्स ऑफ हिज पास्ट कैरियर। मतलब क्या हुआ, इसमें बोला गया है कि जेरॉनसन किन बातों को याद करता है, तो वह अपने पिछले जीवन और कैरियर की यादों और इच्छाओं को याद करता है। अब अगला क्वेश्चन आपको बताना है, द एपिग्राफ ऑफ द पोएम इज टेकन फ्रॉम मेजर फॉर मेजर बाय विलियम शेक्सपियर। यानी कि जो कविता का एपिग्राफ है वो किस नाटक से लिया गया है, तो एक विलियम शेक्सपियर का नाटक है जिसका नाम है मेजर फॉर मेजर, उससे इसका एपिग्राफ लिया गया है। एपिग्राफ लाइंस डिस्क्राइब अ कंडीशन बिटवीन यूथ एंड ओल्ड एज। 12 नंबर पे ये बोला गया है कि जो जेरॉनसन है, इसमें जो एपिग्राफ है, एपिग्राफ की पंक्तियां किस अवस्था का वर्णन करती हैं, तो ये जो पंक्तियां हैं वो युवावस्था और वृद्धावस्था के बीच की स्थिति का वर्णन करती हैं। अगला, जेरॉनसन और उसके समकालीनों, जो उसके समकालीन है उनका जीवन कैसा है, जेरॉनसन और उसके जितने भी कंटेम्प्रेरीज हैं उनका जीवन बहुत यूजलेस लाइफ है, कैसा है, यूजलेस, उनका जीवन एकदम निरर्थक है। अगला 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देयर लाइफ इज फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इनसिक्योरिटी।
उनके जीवन में कौन कौन सी समस्याएं, तो उनके जीवन में सबसे बड़ी समस्या संघर्ष की और असुरक्षा भरी हुई है, यानी कि आप कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हो, संघर्ष है, और इनसिक्योरिटी असुरक्षा है। अगला 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, देयर लाइफ आल्सो रिफ्लेक्ट करप्शन एंड स्पिरिचुअल डिके। उनके जीवन, जो टीएस इलियट हैं, वो बताते हैं कि उनके जीवन में और कौन सी विशेषताएं दिखाई देती हैं। तो उनके जीवन में भ्रष्टाचार, आध्यात्मिक पतन, ये सब दिखाई देता है, ठीक है, करप्शन दिखाई देता है, और स्पिरिचुअल डिके। स्पिरिचुअल डिके क्या होता है? आध्यात्मिक पतन होता है। इलियट सजेस्ट दैट सिविलाइजेशन कैन बी सेव्ड बाय रिवाइविंग क्रिश्चियन फेथ। इलियट के अनुसार सभ्यता को कैसे बचाया जा सकता है? तो सभ्यता को ईसाई धर्म को पुनर्जीवित करके बचाया जा सकता है। कैसे? रिवाइविंग करके, और किस चीज को? क्रिश्चियन फेथ को। जेरोन्सन इज डिसइल्यूजन्ड विद मॉडर्न सिविलाइजेशन। जेरोन्सन आधुनिक सभ्यता के प्रति कैसा महसूस करता है? तो वह आधुनिक सभ्यता से निराश और मोहभंग, डिसइल्यूजन्ड महसूस करता है, ठीक है, मोहभंग हो जाता है उसका मॉडर्न सिविलाइजेशन से। ही फील्स दैट मॉडर्न मैन इज लाइक अ कॉग इन अ मशीन। वो ऐसा अर्थात जेरोन्सन आधुनिक मनुष्य की तुलना किससे करता है यहाँ पर? तो वह आधुनिक मनुष्य की तुलना मशीन की एक पुर्जे, जैसे पुर्जा कह सकते हो, कॉग इन अ मशीन, उससे करता है। 18 नंबर का क्वेश्चन हो गया है। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि मैकेनिकल सिविलाइजेशन रिड्यूसेस मैन टू अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ सिस्टम। जो मैकेनिकल सिविलाइजेशन है, इसका मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये मनुष्य को एक प्रणाली का छोटा हिस्सा बना देती है, ठीक है, कैसा? अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ सिस्टम। अगला 20 नंबर का क्वेश्चन है, द पोएम एम्फसाइजेस द लॉस ऑफ फेथ इन क्राइस्ट। बोला गया है सभ्यता के पतन का कारण क्या बताया गया है? तो ईसाई आस्था के खोने को सभ्यता के पतन का मुख्य कारण बताया गया है इसमें। अगला नेक्स्ट, द लॉस ऑफ क्रिश्चियन फेथ लीड्स टू द डिजनरेशन ऑफ सिविलाइजेशन। देखो, यहां पर सभ्यता के पतन का मुख्य कारण हमने बता ही दिया है, क्या है? लॉस ऑफ क्रिश्चियन फेथ है, जो कि सिविलाइजेशन के पतन की ओर ले जाता है। हिस्ट्री इज पोर्ट्रेड एज डिसेप्टिव एंड कनिंग। कविता में इतिहास को कैसे चित्रित किया गया है? तो इतिहास को बहुत धोखेबाज और चालाक बताया गया है। इतिहास की तुलना किस ऐतिहासिक स्त्री से की गई है? हिस्ट्री इज कंपेयर टू अ चार्म एंड कमिंग ऑफ कैलोपेट्रा, ठीक है, किससे? कैलोपेट्रा से। यानी कि इतिहास की तुलना कैलोपेट्रा की चालाकी और आकर्षण से की गई है, उसके चार्म से की गई है। एलियट के अनुसार क्या केवल तर्कवाद यानी कि रेशनलिज्म समाधान है? तो एलियट सजेस्ट करते हैं दैट्स रेशनलिज्म अलोन कैन नॉट सॉल्व ह्यूमन प्रॉब्लम। तो नहीं, ये एकमात्र समाधान नहीं है। इलियट के अनुसार केवल तर्कवाद मानव की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। जेरोन्सन किस बात पर शोक मनाता है? जेरोन्सन लेमेंट्स किस बात पर शोक मनाता है? द लॉस ऑफ पैशन फॉर हिज मिस्ट्रेस। तो वह अपनी प्रेमिका के प्रति अपने प्रेम और जुनून के खोने का शोक मनाता है। कविता में जीवन के किस सत्य को दिखाया गया है? तो द पोएम हाईलाइट्स द इनविटेबिलिटी ऑफ डेथ। कविता मृत्यु की अनिवार्यता को दिखाती है। कविता में यह दिखाया गया कि जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उस व्यक्ति को कभी ना कभी मरना ही है, ये अनिवार्य है, इसको कोई नहीं टाल सकता। अगला क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमन लाइफ इज प्रेजेंटेड एज मीनिंगलेस एंड फ्यूटाइल। जो ह्यूमन लाइफ है वो कैसा प्रेजेंट किया गया है? मानव जीवन को निरर्थक और व्यर्थ बताया गया है, ठीक है। एलियट जेरोन्सन को किस प्रसिद्ध कविता का हिस्सा बनाना चाहते थे? तो ओरिजिनली उनका प्लान था इसको इंक्लूड करने के लिए जेरोन्सन को, किसमें? वेस्टलैंड में। यानी कि वो वेस्टलैंड में इसको जोड़ना चाहते थे, किसको? जेरोन्सन को। तो जेरोन्सन जो है वो वेस्टलैंड का एक हिस्सा बनाना चाहते थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।